वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का अध्याय 7 संघवाद। देखो संघवाद क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है संघवाद क्या है। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है संघवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, फर्स्ट है संघवाद, फिर वाद। देखो संघवाद का संघ का मतलब होता है संगठन और वाद का मतलब होता है विचार। ठीक, किसी संगठन पर मिलजुल कर जो है विचार करना संघवाद कहलाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें साधारण शब्दों में कहे तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। तो कुछ संघवाद क्या है, जो शक्तियों का जब हम विकेंद्रीकरण हम कर देते हैं केंद्र और राज्य के बीच, तो वह संघवाद होता है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही मौजूद होते हैं और उनकी शक्तियों को पूर्ण रूप से जो संविधान में जो है उनकी शक्तियों का बंटवारा बताया जा चुका है, तो उसे हम संघवाद कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघवाद का अर्थ। अब देखो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि संघवाद की डेफिनेशन बताइए, तो इसमें क्या लिखेंगे हम। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है। देखो एक संघवाद जो है एक शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच संविधान द्वारा बांट दी जाती है, उसे संघवाद कहते हैं। अब समझ में आया, केंद्र और राज्य के बीच जो संविधान की जो उनकी शक्तियाँ होती हैं दोनों को बांट दी जाती है, तो उसे हम संघवाद कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा भारतीय संविधान में संघवाद। अब भारत में किस तरह से संघवाद को अपनाया गया है और संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है वह हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। अनुच्छेद 1 में बताया गया कि भारत जो है एक संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही रूप से जो है मौजूद होते हैं, तो वह संघीय व्यवस्था कहलाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में जो है संघीय शासन व्यवस्था हमने अपनाई गई है। शक्तियों का विभाजन, जो शक्तियाँ हैं उनके कार्यों का जो विभाजन है, केंद्र का मतलब होता है संघ व राज्य, राज्य को हम प्रांत भी कहते हैं, तो प्रांत के बीच भी किया गया, तो शक्तियों को जो बंटवारा है दोनों के बीच किया गया है, तो उसे ही हम संघवाद कहते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था संघवाद के अनुसार एक संघीय केंद्र सरकार। देखो यहाँ पर केंद्र सरकार भी मौजूद है। ठीक, पूरे जो देश को जो चलाती है वह केंद्र सरकार चलाती है। और हमारे जो वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं तथा 9 केंद्र शासित सरकारें जो है 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं और अपने अपने प्रांतों में अपने अपने विषयों पर काम करती है। और ये अलग अलग प्रांत जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, अपने अपने जो विषयों ने काम सौंपा गया है तो उन पर जो है कानून बनाती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी जो है दिल्ली है। ठीक, तो दिल्ली जो है हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो, और हमारे देश के जो वर्तमान समय में 28 राज्य, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। उदाहरण अमेरिका, जर्मनी, नाइजीरिया जैसे देशों में संघवाद है, परंतु भारतीय संघवाद से भिन्न है। अमेरिका जैसे जो जर्मनी में है जो संघवाद है, सबकी अलग अलग तरह से जो है संघवाद दिया गया है। ठीक, और भारत में जो संघवाद है वह भी अलग है। तो सभी देशों का अलग अलग जो है संविधान के द्वारा बताया गया है कि शक्तियों का जो विभाजन है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
शक्ति विभाजन। देखो शक्ति विभाजन का मतलब है कि केंद्र को हमने कितनी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, राज्य को कितनी की गई और संवर्ती को कितनी गई। संवर्ती का मतलब स्थानीय सरकार को कितनी जो विषय हमने दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में 2 तरह की सरकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक, अब 2 तरह की सरकारों का मतलब है, एक तो सरकार जो होती है पूरे देश की होती है और दूसरी सरकार वो होती है जो एक राज्य की ही होती है। ठीक, अलग अलग राज्य की अपनी अपनी जो सरकारें मौजूद हैं। केंद्र और संघ जब दोनों ही, जैसे जहाँ पर संघ और केंद्र का मतलब आ जाए तो वो केंद्र की बात हो रही है हमारी। संघ सरकार की आवश्यकता होती है तथा राज्य का मतलब प्रांत की सरकार राज्य को चलाती है। अब केंद्र सरकार क्या होती है, पूरे देश को चलाती है। राज्य की जो सरकारें होती है पूरे एक प्रांत को चलाती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें, संविधान ने दोनों की शक्तियों का वर्णन किया गया और संविधान जो है हमारा बनाया गया था उसमें केंद्र की शक्तियों का भी वर्णन किया गया है और राज्य की शक्तियों का भी। तीसरा है, यह दोनों ही संवैधानिक सरकार है। संवैधानिक का मतलब है जो संविधान में इसमें दर्ज किया गया है तो वह ये सरकारें हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत का संविधान। ठीक, भारत के जो संविधान में जो है 3 तरह की सरकारें का वर्णन किया गया है। एक तो होती है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब देखो संघ सूची में 98 विषय आते हैं। संघ सूची इसमें जो है केंद्र सरकार ही अपने कानून बना सकती है और कोई भी नहीं बना सकता। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सूची ही बनाती है। 61 विषय इसमें शामिल है। संवर्ती सूची 52 विषय इसमें मौजूद है। जो 52 विषय हैं उसी पर वह कानून बनाएगी, कोई अन्य कानून यह नहीं बना सकती। आइए हम इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें संघ सूची। इसमें शामिल हैं प्रतिरक्षा, डाक और तार, विदेशी मामले, विदेशी व्यापार, मुद्रा, युद्ध व शांति आदि। देखो जो केंद्र सरकार होती है हमारी वे डाक और तार की व्यवस्था करती है। विदेशी मामले जो होते हैं हमारे उसके भी देख रेख करती है। विदेशी व्यापार, हमें किसके देशों से व्यापार करना है, किन किन देशों से हमें व्यापार नहीं करना है तो वही केंद्र सरकार ही हमारी तय करती है। जैसे मुद्रा हो जाती है कि मुद्रा हमारी कहाँ से आएगी। युद्ध व शांति, किसके साथ हमें युद्ध करना है और कहाँ पर हमें शांति बनाए रखनी है, ये भी चीज़ जो है केंद्र सरकार करती है। तो ये सारे विषय जो है हमारे केंद्र सरकार के पास आते हैं या संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रतिरक्षा करती है हमारी केंद्र सरकार, या हमारी रक्षा करती है। और इन विषय पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। केंद्र की सरकारें ही इस पर जो है अपना कानून बनाती है। दूसरा पॉइंट है राज्य सूची। पहला पॉइंट है इसमें शामिल विषय हैं कृषि। अब कृषि कहाँ से हो रही है क्या और कौन से जैसे हमें फसलें उगानी है तो वह राज्य ही अपना तय करता है। जेल खाने में जैसे कोई सी चीज़ें खानी है, कैसे कैसे जो है कैदियों को रखना है तो वह भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस जो है पुलिस सेवा, शराब, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि की जो सुविधाएं हैं यह भी राज्य सूची ही अपना तय करती है। ठीक, हॉस्पिटल की जो सुविधाएं यह राज्य सूची ही कानून उस पर बनाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें इन विषय पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकते हैं। प्रांतीय का मतलब है राज्य सरकार ही केवल इस पर विषय जो है अपने कानून बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में जो है केजरीवाल की सरकार है तो वह सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा जो है उपलब्ध कराती है, पुलिस सेवा उपलब्ध कराती है। इन विषयों पर जो है राज्य ही अपना कानून बना सकती है। तीसरा पॉइंट है समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में क्या
विषय शामिल है। इसमें शामिल विषय हैं शिक्षा, शिक्षा से संबंधित, गोद लेना, किसको अडॉप्ट करना है, तो ये सारे विषय इसमें आते हैं। विवाह किससे होने, वन, सामानों में मिलावट आदि, सामानों में कैसी कैसी मिलावट आ रही है तो वह समवर्ती सूची है अपना तय करती है। इस पर कौन विषय बनाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, केंद्र व राज्य दोनों ही इन मामलों पर कानून बना सकती है। केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर जो है कानून अपने बनाते हैं समवर्ती सूची में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। अब देखो, हमने संघवाद को तो अपनाया हुआ है, वहाँ पर केंद्र और राज्य की अलग अलग शक्तियाँ भी दी गई हैं, परंतु हमारे देश में केंद्र सरकार को ही अधिक बल मिला हुआ है, अधिक ताकत उसे केंद्र सरकार के ही पास है और अधिक विषय भी उसके पास हैं। तो हमें सशक्त केंद्र सरकार क्यों चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, भारत एक विविधताओं से भरा देश है। विविधताओं से यहाँ पर जो है बहुत तरह के धर्म, जाति, लोग के रहते हैं, ठीक है। इनकी भाषा अलग होती है और बहुत सारे लोग जो हैं भारत में ही निवास करते हैं। इन सभी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना संविधान के द्वारा की गई। अब देखो, हमारा जो पहले देश था वो विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ था, तो इनको एकता से बांधने के लिए हमारे संविधान ने केंद्र सरकार पर अधिक बल दिया, केंद्र सरकार को ही ज़्यादा सशक्त बनाया संविधान के द्वारा। दूसरा पॉइंट है इसमें, स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियाँ आवश्यक थी क्योंकि उस समय देश बटा हुआ था। अब उस समय जो था हमारा देश जो स्वतंत्र नहीं हुआ था तो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, वहाँ के महाराजाओं में बटा हुआ था, तो उसे पूरा एकता से जोड़ने के लिए, उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमने जो है केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ प्राप्त की गई और राज्य को नहीं दी। अब राज्य को हम शक्तियाँ दे देते तो वह हम देश से अलग होने की बात करते, इसीलिए हमने केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिक स्वायत्तता प्रदान करी है। ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित प्रांत थे, और ब्रिटिश जब सरकार थी, जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय जो थे प्रांत जो है ब्रिटिश सरकार ने ही बांट रखे थे, बल्कि 500 से ज़्यादा देसी रियासतें भी थी। देसी रियासतें का मतलब है कि बहुत सारे जो है महाराजा थे हमारे उस समय के, तो जिनका भारत में विलय करवाना आवश्यक था। अलग अलग राज्य जो है महाराजा पकड़कर बैठे हुए थे, तो उनको सभी को एक करना था, इसी वजह से हमने केंद्र पर जो है अधिक शक्तियाँ उसको प्रदान करी। दूसरा पॉइंट है इसमें, ऐसी कई कारण हैं जो केंद्र को सशक्त बनाते, और ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं हम केंद्र को सशक्त बनाते हैं, ठीक। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, नए राज्यों का निर्माण। अब नए राज्य का निर्माण कैसे होता है, किसी राज्य के अस्तित्व, उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर का नियंत्रण है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं तथा उसके नाम को बदल सकती है। अब देखो, केंद्र सरकार के पास यह भी शक्ति है कि वह और राज्यों को बना सकती है और घटा भी सकती है। जैसे मोदी जी ने करा था, तेलंगाना जो है नया राज्य बनाया था, अब जो है उसे घटा भी सकते और बढ़ा भी। अब उसका जो नाम है, राज्यों का अलग नाम भी दे सकती है, जैसे तेलंगाना दिया था, और राज्य के जो क्षेत्र है उसके नाम भी जो है केंद्र सरकार बदल सकती है, उसकी सीमाओं को छोटा या घटा सकती है। तो ये केंद्र सरकार के पास ये अधिकार जो है मौजूद है। दूसरा पॉइंट है इसमें, आपातकालीन शक्ति। इमरजेंसी शक्ति क्या है सरकार के पास, जब कभी देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो सारी शक्तियाँ केंद्रीकृत हो जाती है।
अब मान लो हमारे देश में युद्ध आदि की स्थिति बन जाती है तो केंद्र सरकार ही पूरे उसको काम को जो है संभालती है। वो उसकी जो शक्तियाँ होती है वो राज्य को नहीं मिलती, केंद्र सरकार के पास चली जाती है और केंद्र सरकार ही पूरे देश को जो है चलाता है। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बनाए जो राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब जो राज्य के जो क्षेत्राधिकार अलग दिए गए हैं, परंतु कभी ऐसी स्थिति आ जाती है आपातकाल में तो जो केंद्र सरकार ही उस पर जो है अधिकार अपना क्षेत्र बना सकती है। राज्य के कानून पर भी केंद्र सरकार उसके कानून को बना सकती है और उनको लागू कर सकती है राज्यों में। तीसरा पॉइंट है वित्तीय शक्ति। अब वित्तीय शक्ति मतलब कि पैसे से संबंधित जो शक्तियां हैं हमने केंद्र सरकार के पास सौंप रखी हैं। भारतीय संविधान ने संघ सरकार को वित्तीय क्षेत्र में पर्याप्त शक्ति संपन्न बनाया है। अब कहाँ से पैसा आना है और कहाँ से नहीं आना है यह भी केंद्र सरकार के पास है। आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। आय के प्रमुख संसाधन कहाँ कहाँ से जो टैक्स आता है, आय किस किस जगहों से आती है, तो केंद्र सरकार का ही उस पर नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन प्राप्त हैं। अब केंद्र सरकार के पास जो है कई सारे संसाधन जो है प्राप्त है जिससे केंद्र सरकार के पास जो है पैसा आता है। जैसे कहाँ से आता है, आयकर, इनकम टैक्स हो गई, जिनकी अधिक आमदनी होती है तो उन पर जो है सरकार जो ज़्यादा टैक्स लगाती है। शराब जो होती है तो उस पर भी टैक्स लगाती है सरकार, तो उससे जो है केंद्र सरकार को आय प्राप्त होती है। कारखाने आदि जो खोल रखे हैं तो उस पर भी सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है और जिससे क्या होता है सरकार के पास जो है पैसा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहते हैं। अब देखो केंद्र की जो सरकारें होती हैं सबसे ज़्यादा उसी के पास पैसा आता है और राज्यों के पास कम आता है। और केंद्र सरकार जो है विभिन्न राज्यों को क्या करती है, अनुदान देती हैं, पैसे देती हैं ताकि राज्य अपना विकास जो है कर पाएँ अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान व ऋण प्रदान करती है। अनुदान उनके राज्यों को चलाने के लिए केंद्र सरकार जो उन्हें पैसे देती है राज्यों को और ऋण भी प्रदान करती है। ऋण मतलब कि जो उधार भी देती है कुछ समय के लिए और फिर बाद में जो है राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को पास जो है वापस उन्हें पैसे दे देती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अब आर्थिक संसाधनों का यह वितरण संतुलित नहीं माना जाता। अब ये आर्थिक संसाधन मतलब पैसे से संबंधित जो संतुलन है वह सभी जगह समान नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है जहाँ पर अभी जो है वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार है, ठीक है। अब दिल्ली में जो है केजरीवाल की सरकार है, तो जब अब केजरीवाल की सरकार है तो मोदी जी जो है केजरीवाल को कम अनुदान देते हैं क्योंकि यहाँ पर कमल की सरकार नहीं है। तो इसी वजह से राज्य और केंद्र के बीच कभी कभी टकराव जो है हमें देखने को मिल जाता है। तो इस वजह से राज्यों का हमेशा से सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को अपनाती है। क्यों अपनाती है क्योंकि मैंने ये आपको बताया फॉर एग्जांपल में कि जो मोदी जी जो हैं केजरीवाल को कम पैसे देंगे तो इसी वजह से जो राज्य सरकार है केंद्र सरकार पर जो है आरोप लगाती रहती है इसी वजह से। फोर्थ पॉइंट है राज्यपालों की नियुक्ति। अब देखो अलग अलग राज्यों में जो है राज्यपाल जो है केंद्र सरकार नियुक्त करती है, ठीक। अब देखो जो हमारी
सरकार जो है मोदी जी के, तब जो मोदी जी की सरकार पूरी बनकर आती है, पूरे देश में जीत जाती है, तो वो अलग अलग राज्य में क्या करती है, सबसे पहले अपने राज्यपालों को बदल देती है। विपक्ष के जो राज्यपाल हैं उनको हटा देती है और अपने पार्टी के सदस्य को वहाँ पर नियुक्त कर देती है। तो वह राज्यपाल की जो है सरकार, केंद्र सरकार जो है उसकी नियुक्ति करती है। राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहता है। अब राज्यपालों की नियुक्ति जो होगी वह केंद्र सरकार के पास ही रहता है। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब देखो, राज्यपाल जो है एक तरह से केंद्र सरकार का है एजेंट के रूप में काम करता है। अब राज्य सरकार जो है कोई से भी नियम, कायदे, कानून बनाती है, तो राज्यपाल क्या करते हैं, केंद्र सरकार को पूरी सूचना जो है उसको बताते हैं। अब जो राज्यपाल क्या करते हैं, विधानसभा को भंग भी करते हैं। कैसे भंग करते हैं? अब इसमें क्या होता है, जो जैसे कि केजरीवाल की सरकार है उसमें तो वो गलत कुछ काम करती है, तो राज्यपाल जो है वह केंद्र सरकार को सूचित कर देता है, तो उसकी जो सरकार है उसको गिराने का जो काम है वह राज्यपाल करवाते हैं और वह राष्ट्रपति को इसके द्वारा सूचित कर देते हैं। तो जिससे केंद्र और राज्य के बीच क्या है, जो तनबन ये टकराव जो है देखने को मिलता रहता है। ठीक, ये जो चैप्टर है आपका काफ़ी बड़ा है, ये पार्ट 1 है, इसका सेकंड पार्ट आएगा, तो इसे पूरा देखिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।